गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, तो कल कल हम लोग एक्चुअली डिस्कस करते रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 39 चल रहा था। अचानक से इलेक्ट्रिसिटी कट होने की वजह से वाईफाई बंद हो गया और कल हमारी क्लास वहाँ पर रह गई थी। कोई नहीं, आज फिर कंटिन्यू करेंगे। चलो, बट पहले एक बार उन क्वेश्चंस के आंसर दो जो आप पिछली क्लास में कर चुके थे। लेकिन कितना याद है? अभी जो वैक्सीन बनी है लंपी प्रो वैकेंट, एलएसडी के लिए, लंपी स्किन डिसीज के लिए बनी है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है? बताइए। गुड इवनिंग ताचुंग जी। बिल्कुल याद है, हाँ। किसने किया है सर? आईसीएआर ने डेवलप किया है, ठीक है। चलो, तो कल हम इस पे डिस्कस कर रहे थे। Which of the following banks is the only public sector bank to be categorized as DSIB, Domestic Systematically Important Bank? ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, फिर यहाँ पे रह गया था। तो करेक्ट आंसर इज एसबीआई। देखो, आपसे जो एग्जाम में पूछ सकता है वो ये पूछ सकता है कि इंडिया में जो डीसिप कैटेगरी है, डीसिप कैटेगरी की बैंक्स उसमें कौन कौन सी आती हैं। एक तो एसबीआई आती है, दूसरी आईसीआईसीआई आती है, तीसरी एचडीएफसी आती है। इनको डीसिप क्यों कहते हैं? मतलब डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। यानी मतलब इन बैंक्स को हम कहते हैं टू बिग टू फेल। मतलब ये बैंक इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि इनके फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। और अगर ये फेल हो भी गई तो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, तो सरकार इन्हें फेल होने भी नहीं दे सकती। तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। तो हमारी जो जीडीपी है उससे दो उसके 2% से भी ऊपर इनके एसेट हैं। ऐसी बैंक जिनका एसेट जीडीपी के 2% से भी ज्यादा का हो, उनको हम क्या कहते हैं? डीसिप कहते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहते हैं? डीसिप कहते हैं। तो इसमें तीन बैंक हैं। एसबीआई बना था सर 2015 में, आईसीआईसीआई बना था 2016 में, और एच डी एफ सी डी सी बना था सर 2017 में, ठीक है। तो ये सारी बातें थोड़ी अधूरी रह गई थी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 39 कंप्लीट। तो यहाँ तक सब क्लियर है कि नहीं है? अगर समझ में आ रहा है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ना है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। बताइए जनाब, यस और नो? हाँ जी सर, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 40 पे सर आते हैं। रिसेंटली which of the following ministries organized the second phase of the Virasat festival to celebrate 75 hand woven saris of India in New Delhi? Recently, which of the following ministries organized the second phase of the Virasat festival to celebrate 75 hand woven saris of India in New Delhi? बताइए सर। Which of the following ministries organized the second phase of the Virasat festival to celebrate 75 hand woven saris
ऑफ इंडिया इन न्यू दिल्ली? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? बताइए सर। ओके, तो ये विरासत फेस्टिवल कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? देखो साड़ी की रिलेटेड बात है, तो साड़ी की रिलेटेड बात है तो ऑब्वियसली बात है, तो कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी? कपड़ा मिनिस्ट्री। कपड़ा मिनिस्ट्री बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है। तो जो साड़ी फेस्टिवल है, विरासत साड़ी फेस्टिवल, ये प्रमोट करता है जो ट्रेडिशनल साड़ीज हैं उनको प्रमोट करता है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। पर्पज ये है कि सर जो हमारे ट्रेडिशनल अटायर्स है, हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, उसको हम और ज्यादा अवेयर करें, लोगों तक उसका पहुंचाएं, ठीक है। जो हैंड क्राफ्टेड वेराइटीज साड़ी हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के टाइम में देखो फैशन डिजाइनर्स हो गए हैं, है ना, मशीन की बनी हुई चीजें लोग पहनने लगे हैं, वो सस्ती पड़ती हैं। तो जो हैंड क्राफ्टेड जो आर्ट थी वो हमारी खत्म होती जा रही है। जो हाथों से हम लोग पहले आर्ट बनाते थे, जो हम लोग डिजाइनिंग करते थे, जो कपड़े बुनते थे, ये चीज खत्म होती जा रही है, क्योंकि इसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं रह गया, तो कोई क्यों करेगा ये, ठीक है। तो इसको अगर हमें मेंटेन करके रखना है तो हैंड क्राफ्ट की इकोनॉमी बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि भैया ये भी परचेज करो, लोगों को इसकी तरफ हमें अवेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के लिए ये फेस्टिवल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया है। आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाइए। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिशन 929 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आसाम, त्रिपुरा, तेलंगाना, या फिर कर्नाटका? Recently, the Election Commission of India has started Mission 929 in which of the following states? आसाम, त्रिपुरा, तेलंगाना, या फिर कर्नाटका? तबादी बताना है, पूछना नहीं है। बताऊंगा मैं, ठीक है। ओके सर, लगाइए तुक्का। मिशन 929। थोड़ा सी भैया पड़ोसियों की भी खबर रखा करो आप लोग, अरुणाचल से भी बाहर देखो दुनिया। भैया ये कहाँ चल रहा है? त्रिपुरा में चल रहा है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने जो मिशन बनाया 929, ये त्रिपुरा के लिए बनाया। देखो त्रिपुरा में लास्ट ईयर जो वोटर टर्नआउट था, मतलब कितने लोगों ने वोट किया था, 89%। तो इस बार वो हमें बढ़ाना है, वो परसेंटेज इलेक्शन कमीशन ने टारगेट लिया है कि 89% से बढ़ा के हम कितना करेंगे, 92% करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से वोट दिलवाएंगे। और जो पोलिंग बूथ्स हैं वहां टोटल कितने, 929। तो 929 पोलिंग बूथ्स पर हमें वोटर टर्नआउट कितना लेके आना है, मिनिमम 92%। और मिशन जीरो पोल वायलेंस हो, कोई भी वायलेंस इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो पूरा मिशन है, इसी को हम कहते हैं मिशन 929, ठीक है। तो ये मिशन किसका है सर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। कहाँ पर? त्रिपुरा में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर इज त्रिपुरा। ये आप ऑफलाइन, ये ऑफलाइन क्लास है, मैंने कहाँ पढ़ा है? डीजा वो हो रहा है सुकन्या जी आपको? क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा has directed all central government ministries and departments to migrate to e-office 7.0. It has been developed by which of the following organizations? e-office 7.0 किसने बनाया है? ई ऑफिस 7.0 किसने डेवलप किया है?
सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स या फिर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, एनआईसी या फिर एनटीआरओ। के बी तुक्का, सी तुक्का। देखो सीडेक जनरली हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर बनाने पे काम करता है, जैसे सुपर कंप्यूटर, तो उसमें सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, हार्डवेयर भी बनाना है, ठीक है। तो सीडेक जनरली ऐसा प्रोजेक्ट उठाता है। जहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम होता है, वहां पर आप देखना जनरली आपको एनआईसी का रोल दिखेगा, ठीक है। तो ई ऑफिस 7.0 भी किसने बनाया है? एनआईसी ने बनाया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने बनाया। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम प्यार से मीटी भी कहते हैं। ये ई ऑफिस 7.0 है क्या? देखो अभी क्या है ना, अभी अगर जैसे एक मिनिस्ट्री को दूसरी मिनिस्ट्री से डेटा चाहिए होता है, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई तुम हमें अपना डेटा दो, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज बनाएं। तो मिनिस्ट्रीज इंटरकनेक्टेड नहीं हो पाती, तो एक प्लान ये किया गया कि एक क्लाउड बना दिया जाए, जैसे आज के टाइम में गूगल ड्राइव है ना। जैसे ऑफलाइन में मैंने क्या किया, देखो ऑफलाइन या कह लो कि हमने ऐप बनाई, ठीक है, जैसे हमारा ऑनलाइन है तो हमने ऐप बनाई, तो जितना भी स्टडी मटेरियल है हमने ऐप में अपलोड कर दिया। तो ऐप क्या है? क्लाउड। जिस भी स्टूडेंट को वो कोई भी मटेरियल चाहिए, वो उस क्लाउड में गया, वहां से डाउनलोड कर लिया। अब हम इंडिविजुअली सबको पर्सनली तो नहीं भेज रहे हैं ना, एक हमने क्लाउड बना दिया, जिसको भी जो कंटेंट चाहिए वो वहां से एक्सेस कर सकता है। इन द सेम मैनर हम एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, क्लाउड सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ई ऑफिस 7.0। तो जितना भी क्लाउड का काम होगा वो कौन करेगा सर? ये ई ऑफिस 7.0। तो हर मिनिस्ट्री का डेटा इसमें अपलोड हो जाएगा। और अगर मान लो इस मिनिस्ट्री का डेटा यहाँ अपलोड है, इस मिनिस्ट्री को इस मिनिस्ट्री का डेटा चाहिए, तो वो इस क्लाउड से डायरेक्ट ले सकते हैं। उनको अलग से रिक्वेस्ट भेजो, फिर वो आपको डेटा भेजें, तो ये सब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट डेटा ले सकते हो, तो जो गवर्नेंस है इससे और ज्यादा इंप्रूव होंगी। अब ऑब्वियसली बात है, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो इस क्लाउड में नहीं डाली जाएगी। मान लो क्लाउड किसी ने हैक कर लिया, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन तो चली जाएगी ना सर हमारी, ठीक है। तो ई ऑफिस 7.0 इसी तरह का एक क्लाउड इनेबल्ड सॉफ्टवेयर है, जो एक तरीके से डिपार्टमेंट्स को, मिनिस्ट्रीज को क्लब करेगा, ठीक है। तो ये किसने बनाया है? एनआईसी ने बनाया। तो दैट इज अबाउट ई ऑफिस। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अभी तक 74 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैव माइग्रेटेड टू ई ऑफिस वर्जन 7.0। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? गिव मी थम्स अप। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। Recently, Defense Minister Rajnath Singh inaugurated the Siom Bridge in which of the following states? अभी एक ब्रिज बन रहा है, ठीक है, सियोम ब्रिज, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, किस स्टेट में बन रहा है? सिक्किम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय। ये नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक सवाल है, ठीक है। चलो लगाओ सर तुक्का। अरे वाह! अगर ये सवाल का गलत हो जाता तो मैं आपसे यही कहता, एक कटोरा पानी लो, उसमें डूब जाओ, है ना। अगर ये सवाल गलत होता आपसे, ये तो भैया आपके एरिया की बात है। चलो त्रिपुरा की जानकारी नहीं दे पाए, अपनी तो आप जानकारी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सियोम ब्रिज कहाँ बन रहा है सर? ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है, ठीक है। जो आलोंग से यिंगक्योंग जाने वाली रोड है, ठीक है, 100 मीटर की रोड है। तो ये यहाँ पर ये ब्रिज आलोंग से यिंगक्योंग, ये मतलब अरुणाचल में आप देखोगे तो आलोंग, ये यिंगक्योंग, इनको कनेक्ट करते हुए ब्रिज बन रहा है। ये एक नदी है सियोम, ये देखो ये नदी जा रही है सियोम, इस नदी के ऊपर ये आपका एक ब्रिज बना देंगे, ठीक है। तो सियोम ब्रिज बनेगा ऑन द आलोंग यिंगक्योंग रोड, ठीक है। तो आपका जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है उसको ये कनेक्ट कर देगा। देखो ये पर्पस यही है कि अरुणाचल में जितने ब्रिजेस बन रहे हैं, जितने आपके पासेस बन रहे हैं, पर्पस ये है कि कभी भी आर्मी की मूवमेंट हमें यहाँ करानी पड़े,
तो वो उसमें दिक्कत ना है, ठीक है। चाइना ने अपने साइड का बॉर्डर बहुत अच्छे से डेवलप कर रखा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है। अब हमारी बारी है, हम भी अपने बॉर्डर का इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करेंगे, ताकि कभी भी मान लो हमें टैंक गुजारने हो, ट्रूप्स गुजारने हो, तो हमें आसानी रहे। ऐसा ना हो कि हमारे पास रास्ता ही नहीं है, कि मतलब सर हाँ यहाँ हमें यहाँ पहुंचना, हमारे पास रास्ता ही नहीं है तो हम जा ही नहीं पा रहे हैं ना। तो ये पॉलिसीज अब हमारी चेंज हुई हैं, इसीलिए अरुणाचल में आप देखोगे डेवलपमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार चाहती कभी भी अगर ऐसी दिक्कत आ पड़े कि हाँ चलो चाइना पे हमला कर देते हैं या चाइना से लड़ाई करते हैं, तो हमारे पास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत ना हो कि हाँ मतलब हम ब्रिज ही नहीं पार कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी डेवलपमेंट की जा रही है। तो सियोम ब्रिज आपका कहाँ बन रहा है? सियोम रिवर पे इन अरुणाचल। सियोम इज ऑब्वियसली सियोम इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 44, एशिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? जापान, साउथ कोरिया, चाइना, सिंगापुर। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च हुई है एशिया में पहली बार। देखो इससे पहले भी कुछ टाइम पहले जर्मनी में लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो ये पहली, दुनिया की पहली तो नहीं, दुनिया की दूसरी ट्रेन है। लेकिन हाँ, एशिया चूंकि जर्मनी चूंकि एशिया में नहीं आता है, तो ये जर्मनी वाली तो ये वाली एशिया की पहली ट्रेन है, ठीक है। तो ये कहाँ बन रही है? लिली जी देखो G20 के बारे में मैं पहले भी जब कई बार क्वेश्चंस आया ना, तो G20 के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया है आपके उसमें क्या कहते हैं, रटा भी दिए थे G20 के सारे कंट्री। अभी चिंता मत करो, जब कोई G20 का क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें मैं सब बता दूंगा G20 के बारे में, ठीक है। या तो एक अलग से वीडियो बना दूंगा मैं G20 की, या फिर अभी अगर कोई जल्दी देखो आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन G20 से रिलेटेड, तो मैं उसी में सबको G20 फिर से रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। ये देखो इसमें कई सारी समिट्स होंगी, कई सारी मीटिंग्स होंगी। इंडिया के इस साल जो G20 की प्रेसिडेंसी है इंडिया के पास है, तो सारी मीटिंग्स इंडिया में होंगी। तो एक मीटिंग नहीं होती, कई अलग अलग लेवल पे मीटिंग्स होती हैं। तो जैसे अभी जो मीटिंग होने जा रही है 25 मार्च को, वो ईटानगर में होने जा रही है ना। जो मेन मीटिंग होगी जिसमें सारे प्रेसिडेंट हर कंट्री के जो टॉप मोस्ट लीडर आएंगे, वो मेन मीटिंग आपकी दिल्ली में होगी। वो करीब सितंबर के मंथ के आसपास होती है ना, तो वो अभी नहीं होगी। तो हर कई डिफरेंट डिफरेंट शहर चुने गए हैं हिंदुस्तान के, जहां पर ये मीटिंग कराई जा सके, ठीक है। हाँ जी, तो एशिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ चल रही है? अरे सर, जापान तो नहीं है, करेक्ट आंसर इज चाइना। ये चाइना में चली है, ठीक है। जर्मनी के बाद दूसरी जगह अगर देखोगे तो हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चल रही है? ये चाइना में चल रही है। हाइड्रोजन ट्रेन मतलब ये हाइड्रोजन से चल रही है। इसका जो फ्यूल है, इसका फ्यूल क्या है सर? हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन की खास बात है, इसमें जो एमिशन होता है, जैसे अगर पेट्रोल डालोगे तो उसमें से CO2 निकलता है, हाइड्रोजन वाली ट्रेन में से इसके एमिशन में H2O निकलता है या O2 निकलता है। H2O निकलेगा, ठीक है। वो वाटर निकलेगा इसके क्या कहते हैं एमिशन में। इंडिया में सर कब आएगी हाइड्रोजन पावर ट्रेन? तो जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी, उन्होंने कहा सब्र रखो, ज़्यादा टेंशन मत लो, हमारी पहली जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो दिसंबर 2023 तक आ जाएगी, ठीक है। इस साल के एंड तक हमारी भी अपनी खुद की हाइड्रोजन ट्रेन होगी, ठीक है। ओके लिली जी, दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ the world's longest river cruise, Ganga Vilas, from which of the following cities to Dibrugarh via Bangladesh? Prime Minister Narendra Modi will flag off the world's longest river cruise, Ganga Vilas, from which of the following cities to Dibrugarh via Bangladesh? हरिद्वार, कोलकाता, प्रयागराज, वाराणसी, बताइए। पानी का पेट्रोल नहीं, पानी का पेट्रोल नहीं है, वो अलग चीज है। मैं समझाऊंगा कभी, है ना, हाइड्रोजन का ऐसे काम करता है। अभी क्रूज शिप देखी होगी आपने, गंगा विलास लॉन्च की थी भारत सरकार ने, है ना, जिसमें बढ़िया A1 लग्जरी अरेंजमेंट है, टाइटेनिक टाइप की। मतलब टाइटेनिक तो बहुत बड़ी हो गई,
तो वो किस सिटी से चलेगी टू डिब्रूगढ़ वाया बांग्लादेश, तो वो बांग्लादेश होते हुए डिब्रूगढ़ जाएगी। ओके सर, करेक्ट आंसर इज सर वाराणसी। ठीक है, देखो ऑपरेटर्स तो इसके प्राइवेट है, बट ये काम किसके अंडर करेगा, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर काम करेगा। और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग पोर्ट्स एंड वाटरवेज के अंदर आती है। इसके मिनिस्टर आपके जो फॉर्मर आसाम सीएम है मिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल, वो इसके मिनिस्टर हैं इस मिनिस्ट्री के। ठीक है, तो ये देखो जो गंगा विलास है ये इस तरह का क्रूज शिप है। ये आपका डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होता हुआ जाएगा, गंगा रिवर के किनारे जितनी लोकेशंस है ना, जैसे वाराणसी गंगा रिवर के किनारे है, तो वहां सारा ये होते हुए महाबोधि टेम्पल, हजारदुआरी प्लेस, कटरा मस्जिद, बोध गया, चंद्र नगर चर्च, चार बंगला टेम्पल, ये सारी जगह जो गंगा के किनारे उन सबको कनेक्ट करते हुए जाएगा। फिर उसके बाद सर ये जो गंगा वाला वाटरवे वो वाटरवे वन है। फिर ये ब्रह्मपुत्र वाले वाटरवे में मिल जाएगा जो वाटरवे टू है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र वाले वाटरवे में मिल जाएगा, मतलब ये शिप गंगा से स्टार्ट करेगा वाराणसी में, और ये होते होते सर डिब्रूगढ़ कहाँ पहुंच जाएगा, ब्रह्मपुत्र रिवर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दो नदियों का सफर इसमें ये करेगा, 27 रिवर सिस्टम को ये क्रॉस करेगा, दो वाटरवेज को ये क्रॉस करेगा, कनेक्ट करेगा, नेशनल वाटरवे वन एंड नेशनल वाटरवे टू, तब जाके ये अपनी जर्नी कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये है सर आपका गंगा विलास। ठीक है, तो गंगा विलास अभी चूंकि एक सरकार का नया प्रोजेक्ट है, इस पे सवाल आ सकता है, तो गंगा विलास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वाराणसी से डिब्रूगढ़ जा रहा है, डिब्रूगढ़ इज इन असम, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ जा रहा है वाया बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश होते हुए ये टहलते हुए लोग इसमें जाएंगे। ठीक है, तो ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है टू बूस्ट टूरिज्म, टूरिज्म को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए सरकार ने ये गंगा विलास क्रूज शिप सर्विस स्टार्ट करी है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाइए। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इट एम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एटलीस्ट हाउ मच अमाउंट पर एनम बाय 2030। यूनियन कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, इसका पर्पस है ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाएं। तो कितना टारगेट है 2030 तक, कितना हमने टारगेट बनाया है ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का, ठीक है ये बताइए। अभी हम सब समझेंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है। डेविड जी कह रहे हैं नो आइडिया, वी विल गिव यू एन आइडिया, डोंट वरी। बाकी बताइए सर। बी टिक्का, कौन सा टिक्का, चिकन टिक्का पनीर टिक्का। ओके सर। चलो तुक्का लग रहा है, करेक्ट आंसर इज 5 मिलियन मैट्रिक टन, 5 MMT हमारा टारगेट है 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये प्रोडक्शन चल रहा है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, ये जो मिशन है, अरे, ये मिशन किस मिनिस्ट्री के अंदर चल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मुझे 2 मिनट दीजिए, आई थिंक लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हो रहा है।
हाँ जी सर। तो हम लोग बात कर रहे थे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसका टारगेट है बाई 2030 5 मिलियन मैट्रिक टन का प्रोडक्शन करना है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर होगा? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के अंडर होगा। देखो हाइड्रोजन मिशन क्या है? हाइड्रोजन मिशन का पर्पस ये कि देखो हमें ना एमिशंस कम करने हैं, CO2 के एमिशंस कम करने हैं। तो जहां जहां पर जिन जिन फ्यूल से CO2 का एमिशन है उनका यूज हमें कम कर देना है। तो जैसे हाइड्रोजन एनर्जी है, अगर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज करा जाए तो इसमें कार्बन एमिशन नहीं होता है, अगर ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो। ठीक है, हाइड्रोजन में अगर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कार्बन एमिशन नहीं होता। मेन पर्पस यही है कार्बन एमिशन को रोका जाए। जैसे अगर आपने मान लो नेचुरल गैस को हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया तो उसमें CO2 का एमिशन होता है। तो अगर CO2, अगर हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में CO2 का एमिशन हो रहा है तो उस हाइड्रोजन को कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन को प्रोडक्शन में CO2 का यूज हो रहा है लेकिन वो CO2 आप एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ रहे हो, वो इस CO2 आप कहाँ छोड़ रहे हो? वाटर में छोड़ रहे हो, तो वो कहलाता है ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे आपने नेचुरल गैस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया और CO2 को नीचे सिंक करा दिया, एटमॉस्फेयर में नहीं छोड़ा, बट CO2 तो छोड़ा ना आपने, कार्बन एमिशन तो किया ना। अगर कार्बन एमिशन आपने एटमॉस्फेयर में किया तो वो ग्रे हाइड्रोजन, और अगर वाटर में किया तो CO ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर जैसे आपने इलेक्ट्रोलिसिस यूज करके, ठीक है, वाटर की मदद से हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है? आप वाटर यूज करेंगे, है ना, वाटर की मदद से आप हाइड्रोजन अलग कर लेंगे, ऑक्सीजन अलग कर लेंगे। तो अब देखो इसके एमिशन में क्या निकल रहा है? O2 निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हो रहा है, एमिशन में कार्बन नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से H2O को जब हम इस तरह से ब्रेक कर पाएंगे तो इसमें निकलने वाला जो हाइड्रोजन है वो कहलाएगा ग्रीन हाइड्रोजन, मतलब वो हाइड्रोजन जिसके प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन ना हो। ठीक है, उस हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ जी सर, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाइड्रोजन 3 प्रकार के हैं, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन। हमें कौन सा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है सर? ग्रीन हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, समझ में आ रहा है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, बताइए, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है सर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। Recently, which of the following ministries has notified the National Geospatial Policy 2022? Which of the following ministries has notified the National Geospatial Policy 2022? ये geospatial का मतलब क्या होता है? geospatial का मतलब होता है एक स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड। ठीक है, एक स्पेसिफिक लोकेशन की जानकारी क्या कहलाती है? geospatial। जियो का मतलब अर्थ। ठीक है, और स्पेटियल का मतलब होता है पोजीशन। तो किसी चीज का अर्थ पे पोजीशन, तो वो कहलाता है जियो स्पेटियल। हाँ जी बिल्कुल। अब अर्थ से रिलेटेड है तो कौन सी मिनिस्ट्री होनी चाहिए? अर्थ साइंसेस होनी चाहिए, बट सर है नहीं। है कौन सी सर? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, होनी तो चाहिए थी सर, लेकिन है कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी क्या होती है सर? ये एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम रियल अर्थ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन स्टडी कर सकेंगे। ठीक है, यूजिंग ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग एंड अदर इन ग्राउंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब किसी भी चीज़ की रियल टाइम इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए कि हाँ एट प्रेजेंट ये चीज़ कहाँ पर है, इसकी लोकेशन कहाँ है, तो उसी को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो किसी चीज़ की रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए
तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी काम आती है वो होती है जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी। जैसे हम जीपीएस यूज करते हैं, जीपीएस हमें हमारे कोऑर्डिनेट्स देता है, हमारी रियल टाइम लोकेशन देता है, तो ये भी क्या है सर, एक तरीके की जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी, जो आपको रियल टाइम की अपनी लोकेशन की इंफॉर्मेशन दे, वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है सर, आपका जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसी जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी के लिए पॉलिसी लाई जा रही है, नेशनल पॉलिसी 2022। तो इसमें गोल्स क्या है इस पॉलिसी के, हमें हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे करने हैं। टोपोग्राफी क्या होती है, जो हमारे रिलीफ फीचर्स होते हैं। जैसे टोपोग्राफिकल सर्वे से हम क्या पता करेंगे कि जैसे हमारे माउंटेन्स है, तो जैसे ये माउंटेन है, कितना हाइट है, इसकी पीक का कितना हाइट है, तो एग्जैक्टली जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स है, जैसे आज अगर आप उठा के देखोगे माउंटेन्स वगैरह को, तो बहुत ही अभी क्लियरिटी वाली पिक्चर्स हम नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो हाई रेजोल्यूशन वाले जो सर्वे हैं उसके लिए ये पॉलिसी बनाई गई, जो हमारे हाई रेजोल्यूशन टोपोग्राफिकल सर्वे हैं। ठीक है, मतलब अभी अगर आप देखो, जैसे हम जो भी मैप वगैरह बनाते हैं तो उसमें बस ऊपर ऊपर की बेसिक जानकारी रखते हैं। अगर डिटेल में आप जाओगे कि एक गली में किसका घर है, दूसरी गली में किसका घर है, तो वो जानकारी अभी हमारे पास नहीं आ पाती, तो वही हमें लेके आनी है, एक एक माउंटेन पीक की लोकेशन हमें मेंशन करनी है। तो ये कहलाती है सर आपकी नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी। ठीक है, high accuracy digital elevation model for the entire country and now hilly areas के लिए enhance capabilities, skills and awareness to meet the future needs of the country। हाई रेजोल्यूशन एक्यूरेसी वाला बैथीमेट्रिक जियोस्पेशियल डेटा ऑफ इनलैंड वाटर्स। बैथीमेट्रिक डेटा होता है कि मतलब आपका जो रिवर है या फिर आपका जो ओशियन है वो कितना डीप है, आपकी रिवर कितना डीप है, उसमें किस लोकेशन पे उसकी कितनी हाइट है, तो ये सारी जो डेटा होता है इसे कहते हैं बैथीमेट्रिक डेटा। ठीक है, ये सब भी हमें बनाना है किसकी मदद से, नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी की मदद से। ठीक है, तो नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी में मतलब मेन काम यही है कि आपका जो लोकेशंस हैं उन्हें और प्रिसाइजली हम पढ़ सकें। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ, अर्थ मिनिस्ट्री नहीं था, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहा है। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है जियो स्पेटियल पॉलिसी? यस और नो? समझ रहे हैं तो गिव मी थम्स अप। क्वेश्चन नंबर 48, which of the following railway stations from Uttar Pradesh has been awarded a 5-star Eat Right station certification by the FASI? Which of the following railway stations from Uttar Pradesh has been awarded a 5-star Eat Right station certification by FASI? कानपुर का है, प्रयागराज का है, मथुरा का है या फिर वाराणसी का? करेक्ट आंसर इज वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। तो ये ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन सर है क्या भला? देखो, ये सर्टिफिकेशन फसाई देता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया में जो भी फूड के लेकर स्टैंडर्ड है कि हाँ मिनिमम इसमें ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, फूड क्वालिटी जो चेक करने का काम इंडिया में, वो किसका है, फसाई का है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये क्या कर रहे हैं, सर्टिफिकेशन बांट रहे हैं, ऐसे रेलवे स्टेशन जहां पर खाना अच्छा मिल रहा है, जहां पर सेफ और अच्छी क्वालिटी का खाना मिल रहा है, उनको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। उसमें रेटिंग भी देते हैं 1 to 5। ठीक है, तो एक मूवमेंट चल रहा है, फसाई एक मूवमेंट चला रहा है, ईट राइट इंडिया। ईट राइट इंडिया मूवमेंट के तहत फसाई लोगों को अवेयर करना चाहता है कि आपकी जो डाइट है वो आपके लिए बहुत मैटर करती है, आपकी डाइट से आपकी हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट करता है। तो इसीलिए ईट राइट मूवमेंट जो है इनिशिएटिव है फसाई का, ताकि कंट्री का फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्म करे। आज जो मतलब जो पिज्जा बर्गर पे हम डिपेंड है, हमारी
पूरा जो टाइमिंग है, मतलब कुछ नहीं है तो आज चलो मैगी खा लेते हैं, आज पिज़्ज़ा खा लेते हैं, आज बर्गर खा लेते हैं, कल बिरयानी खा लेंगे, परसों चिकन टिक्का खा लेंगे। तो ये जो हम इतना ऑयली खाना खा रहे हैं या इतना जंक फूड खा रहे हैं वो हमें कम करना है, हमें घर की दाल रोटी खानी है ना। तो एक इनिशिएटिव है ताकि कंट्री का फूड सिस्टम सुधार सकें, लोगों को अवेयर कर सके कि भैया सेफ खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ, सस्टेनेबल फूड खाओ, ठीक है, समोसे ना खाओ। तो इसका टैगलाइन ही यही है, सही भोजन बेहतर जीवन, अच्छा खाना खाओगे अच्छी लाइफ कटेगी, ठीक है। तो ये रिलेटेड है, जो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उससे रिलेटेड है, आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, अनीमिया मुक्त भारत है, स्वच्छ भारत मिशन, इन सारी चीज़ों से ये इंटरकनेक्टेड मूवमेंट है, ठीक है। क्योंकि अगर ये आप अच्छा खाना खाओगे तो उससे हेल्थ पॉलिसी में हमें फ़ायदा होगा, आयुष्मान भारत में होगा, बाकी सारी चीज़ों में भी होता रहेगा, ठीक है। हम बस क्या है, अपनी भूख मिटा रहे हैं, हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हम न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी रिक्वायरमेंट है उसे नहीं ले रहे हैं, हम बस अपनी भूख मिटा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस इनिशिएटिव का पर्पस है, ताकि हम एक हेल्दी फूड कंज्यूम करें, ठीक है सर। तो दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 48। ये ईट राइट मूवमेंट समझ में आ रहा है, किसका इनिशिएटिव है? फसाई का मूवमेंट है। इज दैट क्लियर और नॉट? यस और नो? चलिए, बिल्कुल मार्शल जी, कोई बात नहीं, ये यूट्यूब में भी रिकॉर्ड हो जाएगा कुछ टाइम में, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, अच्छा खाइए, अच्छी लाइफ बनाइए, अच्छी हेल्थ बनाइए, क्योंकि लंबा जीना है ना। क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज? देखो, आइंस्टाइन कह गए जाते जाते कि हनी बीज को बचा के रखना, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, अगर हनी बीज दुनिया से खत्म हो गई तो इंसान भी अगले पल खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका ने इस बात को बड़ा सीरियसली ले लिया, अमेरिका ने कहा बताओ यार, हनी बीज चली गई तो हमारा क्या होगा। तो हनी बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए अमेरिका ने, सॉरी मैंने क्या आंसर बता दिया भाई, अमेरिका करेक्ट आंसर इज यूएसए। तो अमेरिका ने पहली वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीन बनाई है हनी बीज के लिए, जिसको एक कंडीशनल लाइसेंस दिया गया है, ठीक है, ताकि जो बर्ड हनी बीज में जो बीमारियां हैं उन्हें रोका जा सके, हनी बीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। अमेरिका में एक जो डिसीज चली, अमेरिकन फाउल ब्रूड डिसीज, ठीक है, अमेरिकन फाउल ब्रूड डिसीज चल रही है, उससे इसको बचाया जा सके। अरे चलो कोई नहीं, होता है होता है। समझ गए ना, हनी बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीन किसने बनाई? अमेरिका ने। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अभी एक पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे 2021 से 22 आया है। पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्वे क्या करता है? कंट्री में जितनी भी कंपनीज हैं, सरकारी कंपनीज, उनका सर्वे करता है। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब सरकारी कंपनी, हैज द हाईएस्ट नेट प्रॉफिट, इनमें से किस कंपनी का अभी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है? ओएनजीसी, आईओसीएल, या फिर पीजीसीआईएल, या फिर आपका एनटीपीसी? बताइए सर, चार में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी बताइए। हाँ जी, चलो ठीक है, क्या है? ओएनजीसी। तो हाईएस्ट प्रॉफिट किसने कमाया? ओएनजीसी ने कमाया, ठीक है। लगभग हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट ओएनजीसी कमाता है, मतलब पीएसयूज में जो जिनका इंजीनियरिंग के बाद पीएसयू जाने का सपना होता है ना, तो उनको रोज ओएनजीसी का ही सपना आता है, बहुत पैसा मिलता है ओएनजीसी में, फैसिलिटीज भी बहुत देता है ओएनजीसी।
है ना। तो ओएनजीसी पैसा भी खूब दबा के देता है अपने एम्प्लॉयज को, तो प्रॉफिट भी दबा के कमाता है। सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है? ओएनजीसी। इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे भी सरकार को ड्रिलिंग करानी होती है ना इंडिया के बाहर, तो ओएनजीसी से कराते हैं। ओएनजीसी की एक ब्रांच है ओवीएल, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। तो इंडिया के बाहर जो भी ड्रिलिंग होती है ना, तो वो कौन करता है? ओवीएल जाके करता है। ठीक है सर। चलो जी, तो ये थी आज की पूरी कहानी, आज यहीं तक रखेंगे। इसके बाद के क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विद योर कलीग्स। मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।